2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं, प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। नमस्कार, मेरा नाम नीलकंठ भारद्वाज है और इस साल मैंने हरियाणा सिविल सेवा 2021 का पेपर क्वालिफाई किया है। इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेसिस पे मुझे एईओ की सर्विस मिली है और मेरिट लिस्ट पे यू कैन फाइंड माय नेम ऑन सीरियल नंबर 93। थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट माय बैकग्राउंड, क्योंकि हालांकि एचसीएस में मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। इस साइकिल में रहते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और मैं थोड़ा ब्रीफली बात करूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इस साइकिल में सीखी। फिर मैं बात करूंगा इस एग्ज़ाम के साथ अपने एचसीएस के एक्सपीरियंस के साथ मैं क्या सीखा, और फाइनली ज़्यादा फोकस मैं करूंगा कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए एस्पिरेंट्स ऐसी क्या चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जिससे दे गेट द बेस्ट पॉसिबल शॉट एट क्लियरिंग द एग्ज़ाम। तो इस साल 5वां मेरा यूपीएससी का अटैम्प्ट था, उसका भी इंटरव्यू लास्ट वीक मैंने दिया है। आईएफओएस का इंटरव्यू मेरा लाइंड अप है, एचसीएस का मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो इतने समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रह के मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से साझा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आपको इंश्योर करना है कि आपको निटी-ग्रिटीज़, डिटेल्स आपको पता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक बहुत लिमिटेड सिलेबस में हो रहा है और डिटेल्स में जाना वहाँ नेसेसिटी बन जाती है। ऑन दी अदर हैंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सिंगल डे पे इतना सारा सिलेबस साथ में आता है कि वहाँ डिटेल से ज़्यादा फोकस एक बर्ड्स आई व्यू पे होना चाहिए। और जब से ये माइंड शिफ्ट मैं लेके आया हूँ, क्या माइंड शिफ्ट कि बहुत डिटेल्स में, निटी ग्रिटीज़ में जाके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल की खाल ना निकाल के, एक बहुत ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसका सबूत आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ में, जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड में भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो पहले दूसरे अटैम्प्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं। और इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुरू में उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। साथ ही साथ समझने की ये बात भी है कि चक्रव्यूह चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ। लोगों को इस एग्ज़ाम्स में एंटर तो करना आता है, लेकिन घुसने के बाद ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्ज़िट कब करना है और एग्ज़िट कैसे करना है। तो इस एग्ज़ाम में इतना समय रहने के बाद, अपने आसपास के लोगों को देखने के बाद, एक चीज़ मुझे और समझ में आई कि अगर आने से पहले एक क्रेडिबल फॉल बैक बना के आया जाए तो एग्ज़ाम में होने वाली एंजाइटी दूर हो सकती है। और उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अगर एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम की साइकिल के अंदर, तो ना तो आप पढ़ाई ठीक से कर पाते हैं और ना एग्ज़ाम के रूम के अंदर बैठ के आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी बात करूंगा हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 की एक्सपीरियंस के साथ। इसका पैटर्न इस साल यूपीएससी से बहुत मिलता जुलता था। सवालों का स्तर यूपीएससी के सवालों के बराबर था, लेकिन एक महत्वपूर्ण फ़र्क मुझे दिखा। फ़र्क था स्कोरिंग पैटर्न में। जहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर +1 - 1/3 का स्कोर होता है, मतलब +1 और 1/3 नेगेटिव मिलेगा। हरियाणा में नेगेटिव का स्कोर 1/4 का है, इसलिए हरियाणा में मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई थी। मुझे ये दिखा कि अगर मैंने 5 सवाल अटैम्प्ट किए और 5 में से मैंने 1 सही किया और 4 गलत कर दिए, 20% के हिट रेट पे आई विल गेट 0 मार्क्स। तो मैंने 100 के 100 सवाल अटैम्प्ट किए, लेकिन इसमें एक कैवियाट है। 100 के 100 सवाल अटैम्प्ट करने के बाद मैंने एक भी ब्लाइंड गेस नहीं लिया। जो भी मैंने ह्यूरिस्टिक्स, एजुकेटेड गेस वर्क के फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं, वो फ्रेमवर्क्स मैंने प्रीवियस से क्वेश्चंस को एनालाइज करके बना रखे हैं। उनमें से 2-3 फ्रेमवर्क्स मैं अभी शेयर करूंगा और बाकी के फ्रेमवर्क्स मैंने डिटेल में अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं।
I would request DKT to put a link of my channel in the description box, and I would encourage you to go have a look and see if it adds value. तो UPSC के नाम से मैं चैनल चला रहा हूँ और शर्लॉकिंग प्रीलिम्स की मैंने 2020 की एनालिसिस कर रखी है। कोशिश करूँगा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के 2021 के पेपर को भी मैं विद इन 1 वीक एनालाइज करके उस पर डाल दूँ। 2 फ्रेमवर्क्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक फ्रेमवर्क है वर्ड एसोसिएशन का। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बाउंसर आ जाता है कि वो ना तो किसी किताब से आता है, ना तो वो प्रीवियस क्वेश्चन से आता है। और एक टेक्निक जो काम आती है वो होती है वर्ड एसोसिएशन। कई बार क्वेश्चन में एक शब्द दिया होता है जो मिलता जुलता शब्द एक ऑप्शन में होता है, और उस शब्द को आपने अगर मिला लिया ऑप्शन के साथ तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के मुझे 2 सवाल याद आते हैं इस समय। एक सवाल था पोलर कोड का, और जिसमें जो वर्ड कोड था वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, और जैसे ही मैंने वो कोड और कोड का मिलाप किया मेरा सही आंसर आ गया। अब क्या कि सुनने में बहुत सिली लगेगा, मुझे भी बहुत सिली लगा जब पहले मैंने ये ढूंढा ह्यूरिस्टिक प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस करके, बट बार बार मैंने पैटर्न को एनालाइज किया और देखा ये तो बार बार चल रहा है, तो इसलिए मैंने उसकी सिलीनेस पे ध्यान ना देते हुए उसकी इफेक्टिवनेस पे फोकस किया। सेम पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था क्यू बिट का कि क्यू यू बिट किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन था क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यू यू क्वांटम में भी क्यू यू आता है। तो अगर किसी को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती तो वो एक एजुकेटेड गेस ले सकता था। हाँ, ये गारंटीड तरीका नहीं है सही आंसर तक आने का, लेकिन इट विल गेट यू द बेस्ट शॉट पॉसिबल ऑफ क्लियरिंग द कट ऑफ। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। शुरू के कुछ अटैम्प्ट्स में मुझे प्रीलिम्स में बहुत तकलीफ हुई, या तो मैं बिल्कुल मार्जिन पे क्लियर करता था या मैं मिस कर देता था, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों से मेरे सारे प्रीलिम्स निकल रहे हैं। फॉरेस्ट तक की कट ऑफ क्लियर हुई है। हरियाणा के पेपर का भी जब मार्कशीट आएगी यू विल सी माई मार्क्स वुड बी मच अबव द कट ऑफ, और उसकी वजह सिर्फ एजुकेटेड एलिमिनेशन गेसवर्क ही है पढ़ाई के साथ साथ। दूसरा ह्यूरिस्टिक एक ये हो सकता है कि एग्जामिनर का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। एग्जामिनर के पास सिर्फ सही आंसर है, तो उसको 3 गलत ऑप्शंस बनाने पड़ रहे हैं, और अटकाने के लिए व्हाट एग्जामिनर यूजुअली डज, लेट्स से क्वेश्चन में पूछा है कि इन 4 चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, या 4 लोकेशन को नॉर्थ टू साउथ लगा दो। तो एग्जामिनर के पास अटकाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो एक ऑप्शन में साउथ टू नॉर्थ भी दे देगा, कि कई लोग नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ में कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर आते हुए भी गलत ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इससे मैंने ह्यूरिस्टिक बनाया कि अगर 1 2 3 4 ऐसे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्थ टू साउथ के क्वेश्चंस होते हैं, अगर मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं है तो मैं ढूंढूंगा कि क्या 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के कंप्लीट विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑप्शन 1 2 3 4 है तो इज देयर एन ऑप्शन विच इज़ ऑल्सो 4 3 2 1, और अगर ऐसा है तो आई विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यार 99% चांस आंसर इन दोनों में से ही एक है। मेंस का एक्सपीरियंस भी बड़ा अजीब सा था, क्योंकि इस साल मेरा ऑप्शनल फिज़िक्स है, और फिज़िक्स का पेपर ना ही तो MIT के स्तर का आया था, बल्कि MIT के एक्चुअल ट्यूटोरियल्स के क्वेश्चन इस पेपर के अंदर थे, और ये पेपर का सिलेबस कायदे से अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बीच का होना चाहिए, लेकिन उन क्वेश्चंस का स्तर PhD के लेवल भी बियॉन्ड था। बट एक चीज़ जो मेरे काम आई वो ये समझ थी कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एब्सोल्यूट स्कोर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू आउटरन योर ओपोनेंट्स। और मुझे इतनी समझ थी कि अगर बेसिक सवालों को मैं ठीक से कर लूँगा तो आई विल गिव माई सेल्फ द बेस्ट शॉट। टेक अवे आपके लिए बड़ा साफ सा है कि पेपर में बैठ के, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो और चाहे इंटरव्यू हो, अपनी परफॉर्मेंस को आपको जज नहीं करना। आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड बिलीव in your abilities, and that has worked like a charm for me in my past 2-3 attempts. अब फाइनली हम सबसे इम्पॉर्टेंट खंड पे आ जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए अभी 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं टू गिव योर सेल्फ द बेस्ट शॉट पॉसिबल। तो मैं सबसे पहले बहुत ब्रीफली बेसिक सोर्सेज पे बात करूँगा। हालांकि सब लोगों को बेसिक सोर्स के बारे में पता होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक मिनिमम बुक लिस्ट दे देता हूँ जो मस्ट हुए, और उसके अलावा अपने 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि उन बेसिक सोर्सेज को करने के बाद क्या तरीका हो सकता है जो आपको एक बेस्ट शॉट एग्ज़ाम क्लियर करने का दिलाए। इन बेसिक सोर्सेज को करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इन सोर्सेज में गैप्स ना छोड़ें। अगर आपकी पकड़ बेसिक सोर्सेज पे कमज़ोर होगी तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 4 से 5 सवालों का नुकसान होगा, और उसको गैप को फिल करना बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रादर देन गोइंग फॉर वेरी एग्जॉस्टिव करंट अफेयर्स सोर्स, कोई पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन की बुक निकाल देना, कोई गूगल करना,
उसको करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि बेसिक किताबें आप ठीक से कर लें। क्या है वो बेसिक किताबें? पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। हालांकि बहुत लोग अब कहते हैं कि स्पेक्ट्रम से हिट रेट अच्छा नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा है। अभी भी आज के टाइम भी, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एचसीएस का पेपर हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का पेपर हो, स्पेक्ट्रम का बेस्ट हिट रेट है, क्योंकि उसमें बिल्कुल कंसाइज इन्फॉर्मेशन है। और मे बी कई बारी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट नहीं कर सकते, बट इतनी इन्फॉर्मेशन अब भी स्पेक्ट्रम से मिलती है कि आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाओ। और किसी और सोर्स पे जाना मेरे हिसाब से इस टाइम पे कॉस्ट बेनिफिट के उस कर्व पे फिट नहीं बैठता है। मिडीवियल और एंशिएंट के लिए मैं बिल्कुल एग्जॉस्टिव सोर्स नहीं बताता हूँ, सिर्फ 11th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी आपको करनी है। और इसके साथ एक ल्यूसेंट की बुक आती है जो कि सारे के सारे ट्रिविया और फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल करती है। इनिशियली आई वाज वेरी डोगमेटिक, क्योंकि मुझे लगा कि ल्यूसेंट जो है सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में क्या ही कारगर होगी, बट मुझे एक्सपीरियंस से देखा कि ल्यूसेंट में जो एनसीईआरटीज़ में अलग अलग पेजेस पे चीज़ें स्कैटर्ड दी हुई है, ल्यूसेंट में आपको सारी चीज़ें एक साथ कुछ पेजेस में टेबुलर फॉर्मेट पे, जो कि याद करने में बहुत आसान है, मिल जाती है। तो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करता हूँ कि आप ल्यूसेंट को ज़रूर खरीदें और ल्यूसेंट से आप एटलीस्ट एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री को कवर करें। फॉर इंस्टेंस अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी आपको मॉडर्न इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगी आपको। तो बहुत सारा ट्रिविया, आपको जितना भी ट्रिविया फिट बैठने वाला है आपको वहाँ मिल जाएगा। मिडीवियल ट्रैवलर्स की इन्फॉर्मेशन ल्यूसेंट में अवेलेबल थी। तो रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज, सिर्फ तमिलनाडु 11th पोर्ट की बुक एंशिएंट मिडीवियल के लिए और कॉम्प्लीमेंट इट विद ल्यूसेंट, इसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मेरा सोचना थोड़ा अलग है। लोग शंकर रेकमेंड करते हैं, मैंने भी शंकर पढ़ी इनिशियल अटैम्प्ट्स में, और फिर मैंने फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम दिया। फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शंकर की किताब एनवायरनमेंट के लिए है ही नहीं, वो फॉरेस्ट्री के लिए है, और वो इतनी बल्कि किताब है कि उसका कॉस्ट बेनिफिट मेरे हिसाब से आज के समय पे बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है मेरी बात सुनने में अटपटी हो, और हो सकता है कि आपको ये बात पसंद ना आए, तो इस बात पे तभी गौर फरमाइए अगर आपको लगे कि इट कैन ऐड वैल्यू टू प्रेपरेशन। एनवायरनमेंट को करने का बेस्ट तरीका है सिर्फ पिछले 18 महीने का करंट अफेयर्स कर लीजिए, बस। इसके अलावा एनवायरनमेंट को आप प्रीवियस क्वेश्चन की थीम से करिए। किसी बुक से एनवायरनमेंट पढ़ने का आज के टाइम पे मुझे कॉस्ट बेनिफिट नहीं लगता है। साइंस एंड टेक के लिए भी एग्जैक्टली मेरा यही ओपिनियन है, कोई किताब नहीं पढ़नी साइंस एंड टेक के लिए। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, तब भी साइंस की मोटी मोटी किताब एनसीईआरटी पढ़ने से कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। कॉस्ट बेनिफिट बेस्ट वही है, प्रीवियस क्वेश्चन के थीम्स को थोड़ा सर्च कर लीजिए और साथ में 18 महीने का करंट अफेयर्स कर लीजिए। और करंट अफेयर्स पे भी जो फोकस है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक पे ही रखिए। इसके अलावा करंट का क्वेश्चन बहुत अनलाइकली है मीट होना। बाकी क्वेश्चन या तो बेसिक सोर्स से हो जाते हैं या कॉमन सेंस से हो जाते हैं। वैसे इन माई फ्रेंड सर्कल आई गेट अ लॉट ऑफ पुशबैक इस थॉट प्रोसेस के लिए, बट मेरे लिए इट हैज़ ईज्ड माई नर्व्स। मैं बहुत समय लगाता ही नहीं हूँ करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पे, और जब से मैंने ये करना शुरू किया मेरा स्कोर सरप्राइजिंगली बहुत इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि मेरा फोकस प्रीवियस क्वेश्चंस पे ज़्यादा है, समझने पे ज़्यादा है। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक ऊपरी आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल के आइडिया की नीड नहीं है। आई वुड रीआइटरेट जो फ़र्क मैंने एकेडमिक एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बीच का बताया है, उस चीज़ का रेजोल्यूशन आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो वेटलैंड्स और जो बड़े रिसेंटली इंडक्टेड वेटलैंड्स हैं, बहुत रिसेंटली इंडक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, रिसेंटली इंडक्टेड नेशनल पार्क्स है, उनके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस आपको रखना पड़ेगा। ब्रॉड लोकेशंस आपको रखनी पड़ेगी। और कॉमन सेंस से आप ये समझिए कि जो चीज़ आप कॉमन सेंस से कर सकते हो उसको रिवाइज़ मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाम अगर आपको हिंदी बेल्ट का दिखता है तो 90% चांस है कि उसकी लोकेशन हिंदी बेल्ट की होगी। अब टडोबा अंधरी पार्क है, अब वो सुनने से ही नाम थोड़ा मराठी नाम लगता है, तो मैं उसको याद नहीं करूँगा कि वो महाराष्ट्र में है। ऑन दी अदर हैंड वेटलैंड्स में एक रुद्र सागर लेक है, अब नाम तो इसका हिंदी है लेकिन है ये त्रिपुरा में, तो कॉमन सेंस से ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा में होगी। तो इन स्पेसिफिक चीज़ों को मैंने मेमोराइज़ किया है जो कि कॉमन सेंस के पैराडाइम पे फिट नहीं बैठती। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, मैंने सारे के सारे जितने भी 52-54 नेशनल पार्क है नहीं याद किए हुए, 120, 140, 500 के करीब आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने याद नहीं कर रखी। आई थिंक नेशनल पार्क 102, 103 है, बट मैंने याद सिर्फ वो 10-12 किए हुए जो कॉमन सेंस से मैं एग्ज़ाम में नहीं कर सकता हूँ।
और दिस हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई लाइफ। तो वो भी मैं स्ट्रांगली इंकरेज करूँगा, ट्राई करो, मेमोरी को कम से कम बर्डन करो, दिमाग चलाने पे ज़्यादा फोकस करो, और मेमोरी का काम वही करो जो कॉमन सेंस से नहीं हो सकता है। और फाइनली समझने की बात ये भी है कि आजकल CSAT हैज़ बीन अ ड्रीम किलर। कई सारे लोग GS के पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी CSAT की वजह से पीछे रुक जाते हैं। पर्सनली मैंने हमेशा CSAT में 140-150 स्कोर किया है, और हरियाणा के एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा स्कोर किया होगा। मार्कशीट आएगी तो आई विल शेयर, दैट विल गिव अ बेटर क्रेडिबिलिटी टू माई आर्ग्यूमेंट। और उसका तरीका बड़ा साफ़ है, मैं सिर्फ पिछले 3 साल के पेपर करके जाता हूँ और कॉमन सेंसिकली चीज़ों को अप्रोच करता हूँ। तो क्वांट के सवालों पे मैं डोगमेटिक नहीं हूँ कि मुझे सवाल सलीके तरीके से ही सॉल्व करना है। मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 ऑप्शन है, मुझे आंसर निकालना है। नोबडी केयर्स मैं आंसर पे कैसे आया हूँ, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं कई सारे, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि आप ऑप्शंस की बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो अपने आप आंसर मिल जाता है। एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दिया होगा और कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला वो पूछेगा कौन सा फार्मूला सही है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 वैल्यूज़ दी होगी, आप वैल्यूज़ को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो फार्मूले में, एक ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, टिक करो, आगे बढ़ो। रादर देन अंडरस्टैंडिंग द रियल प्रोसेस, उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन में भी ऐसा ही सिंपल तरीका है कि कॉम्प्रीहेंशन इवन तो वो पैसेज पढ़ के आंसर निकालना होता है, बट समझने की बात ये भी है कि वो पैसेज किसी आर्टिकल से उठाते हैं न्यूज़पेपर के, और उसमें भी कोई वो नॉन कॉमन सेंसिकल बात नहीं करेगा। तो कॉमन सेंस की वो डिक्टम कॉम्प्रीहेंशन में भी चलते हैं। और इसका भी अगर आपको एक इलस्ट्रेशन देखनी है तो वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। CSAT का 2021 का पेपर मैंने कॉम्प्रीहेंशन का सॉल्व किया हुआ है। आई वुड इनकरेज गो हैव अ लुक एंड सी इफ़ यू रिकनसाइल विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। फाइनली इन सब बेसिक किताबों को करने के बाद और इन सारी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने के बाद बात आती है कि टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए कैसे यूज़ की जाए। तो अगर ये आपका पहला या दूसरा अटैम्प्ट है तो मैं इनकरेज करता हूँ कि सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ को पढ़िए, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए, और सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में अपने स्कोर को दिल से लगाइए कि अगर सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में बड़ा छोटा सिलेबस आ रहा है, अगर आपकी सब्जेक्ट पे प्रखरता है तो आपका लगभग 120 से ऊपर का स्कोर आना चाहिए। अगर सेक्शनल सीरीज़ में 120 से कम का स्कोर है, आगे मत बढ़िए, गो बैक टू योर सोर्स, उसे रिवाइज़ कीजिए, देन कम बैक। इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें यू विल हैव टू बी रूथलेस सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में मैं इससे कम्प्लीटली ऑपोजिट चीज़ बोलता हूँ। आजकल 2 सालों से, क्योंकि मैंने तो ये पूरे एग्जामिनेशन साइकिल को क्लोजली 2017 से देखा हुआ है, 17, 18, 19 में मैंने नोटिस किया था कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का स्तर कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक अच्छा खासा स्तर था जो कि UPSC के पैटर्न से मिलता जुलता था। लेकिन सडनली 2020, 21, 22 में स्तर मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इतना ख़राब हो गया है कि वो इतने रैंडम क्वेश्चन देते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के भी उसमें 70-80 नंबर से ऊपर किसते नहीं है, जबकि मैं UPSC के एक्चुअल एग्ज़ाम में 120-130 स्कोर करता हूँ। तो ये डेफिसिट देख के कॉन्फिडेंस तो किसी का भी टूट जाता है। तो इसका तरीका बड़ा साफ़ है, आपको इंश्योर करना है कि उन फुल लेंथ टेस्ट में आपका एम्फेसिस हो OMR शीट को मार्क करने में। तो OMR शीट पे आपका फोकस होना चाहिए कि OMR शीट को आप 2 घंटे में जो है फिल करें, और इंश्योर करें कि आप वहाँ मिस्टेक ना करें। फुल लेंथ टेस्ट का सिर्फ 2 आपको चीज़ पे एम्फेसिस देना है। नंबर 1, आप 2 घंटे फोकस से बैठ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और नंबर 2, OMR शीट फिल करें। मार्क्स कैलकुलेट ही मत कीजिए, चाहे आपके 60 आए, 80 आए, 100 आए, शुड नॉट मैटर एट ऑल। फाइनली आई थिंक इस चीज़ पे मैंने बात ही कर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको अटैम्प्ट करने हैं, ब्लाइंड गेस नहीं लेना है। आपको देखना है कि स्कोर अगर +1 -0.25 है तो ज़्यादा सवाल करके नेट पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पढ़ाई करनी है, बेसिक सोर्सेज ठीक से करने हैं, कॉमन सेंस से उसकी एप्लीकेशन करनी है, और लास्ट में यू हैव टू लीव द रेस्ट टू द फेट। आई थिंक अभी प्रीलिम्स जस्ट आने वाला है, तो मेंस के बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा इस टाइम। होपफुली एक बारी प्रीलिम्स आपका ख़त्म हो जाता है तो विद DKT अगेन आई विल कम बैक, आई विल मेक अ मेंस डेडिकेटेड वीडियो जहाँ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अपने मेंस के अटैम्प्ट के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि मेंस में कैसे बेहतर आप शॉट दे सकते हैं। तो आई थिंक नाउ यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन एट योर डिस्पोजल। आई वुड रीआइटरेट, बेसिक सोर्सेज, कॉमन सेंस विल टेक यू टू प्लेसेस। बेसिक सोर्सेज को ठीक से करना है, रिविजन करना है, सेक्शनल सीरीज़ के मार्क्स को आपको ठीक से इंश्योर करना है कि मार्क्स का स्तर एक लेवल से ऊपर हो। फुल लेंथ टेस्ट के मार्क्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको, सिर्फ इंश्योर करना है कि फोकस से आप बैठ रहे हैं 2 घंटे, OMR शीट फिल कर रहे हैं, और फाइनली आपको अपने आप में सेल्फ बिलीव रखना है एंड लीव द रेस्ट टू फेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गारंटी किसी की भी नहीं होती, यू कैन ओनली गिव योरसेल्फ बेस्ट शॉट, बट अगर आपकी तैयारी का प्रोसेस ठीक है,
तो क्लियर करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी फॉलोअप क्वेरीज, अगर आपको और कोई मेरे से सवाल है तो यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल। मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, चैनल का लिंक भी डलवा दूंगा, या तो आप वहाँ जाके मेरे से फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या यहाँ पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मेंस से पहले मैं मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूँगा, फिज़िक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूँगा, एंड होपफुली वील टेक इट अप फ्रॉम देयर। सभी के सभी HCS के एस्पिरेंट्स को मेरी बहुत बहुत विशेस, and I know you guys are going to do great. Also, I would take this opportunity to thank the entire DKT team for giving me this opportunity. And the best thing is we're shooting at my favorite place, Lodi Gardens. So ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है. Thanks a lot, and I will see you soon. Thank you.